हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से लाया गया है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा कौन सा होता है। ठीक है, तो कृत्रिम उर्वरक का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने खेत में जो खाद डालते हैं पैकेट में बंद, ठीक है, तो वह कृत्रिम उर्वरक होता है। तो इसमें क्या बोला है, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस बोला और तीसरा। आपको पता है, हम लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, N होता है, P होता है और K होता है, NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपका जो है वह है सोडियम, ऑप्शन बी में आपका क्या है कैल्शियम, ऑप्शन सी में आपका क्या है पोटेशियम, ऑप्शन डी में आपका क्या है बेरियम। तो आंसर क्या होगा इसका, पोटेशियम। देखिए क्या आंसर होगा, पोटेशियम। आंसर क्या होगा आपका, पोटेशियम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा कि मग्गा, दो गो मग है, प्लास्टिक का हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ का एक दूसरे में क्या हुआ, चिपक गया है। ठीक है, चिपक गया है तो बोलता है, मतलब नहीं खींचा रहा, तो बोलता है इसको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करना, और ठंडा पानी का यूज करना है। तो बाहरी मग्गे को ठंडा पानी डालेंगे। देखिए बाहर के मग्गे में ठंडा पानी, आपको पता है हम किसी भी चीज़ में क्या होता है, गर्मी होता है तो वो फैलता है, ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। तो जब बाहर वाला पे हम देंगे तो और सिकुड़ जाएगा, तो और टाइट होके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, और टाइट होके क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, और टाइट होके आपका लग जाएगा, और टाइट होके जब लग जाएगा तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले मग्गे में ठंडा पानी डालें। अंदर वाला मग्गे में जब हम ठंडा पानी डालेंगे तो क्या हो गया, आपका सिकुड़ गया, तो अंदर वाला मग्गा सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला फैला रहेगा, थोड़ा ढीला होगा और निकल जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है आपका, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल में केंद्र और पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, यह किसने प्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसके बारे में कौन बताया था, इसके बारे में बताए थे कोपरनिकस। इसके बारे में कौन बताए थे, कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोपरनिकस। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 आपका जो है वह है, देखिए क्या है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। ठीक है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति, तो आप जानते हैं महासागर में ज्वार भाटा, ठीक है, 2 बार आता है ज्वार और भाटा। एक बार ज्वार आता है, पानी जब ऊपर उठता है उसको ज्वार बोलते हैं, और नीचे धंस के जब पानी बाहर जाता है तो भाटा बोलते हैं। यह किसके कारण होता है, यह होता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है गाँव में एक बड़े पात्र में दही बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी की
किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में आपको पता है कि क्या होगा इसका आंसर, अपकेंद्री बल, अपकेंद्रन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपकेंद्र बल का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य, देखिए एक है द्रव्यमान संरक्षण, दूसरा है, देखिए लिखा हुआ टाइपिंग गलत है, कर्जा संरक्षण लिखा, जबकि ये ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, तीसरा सी है रैखिक संवेग संरक्षण, चौथा कोणीय संवेग संरक्षण। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह क्या होगा, रैखिक संवेग, क्या होगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा। तो देखिए गुरुत्वीय बल मतलब होता है स्मॉल जी। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल का मतलब होता है स्मॉल जी। तो जी का मान कितना होता है आप सभी क्या करें, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का मान होता है। और किसी वस्तु का भार जो होता है W बराबर m इंटू जी, मास में जी से गुना करते हैं, यानी जी का मान अगर है तो क्या होगा, भार होगा। अब गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त, यानी जी का मान क्या बोला, लुप्त है, लुप्त होने का मतलब जीरो हो गया। तो जी का मान जैसे ही जीरो होगा तो आपका क्या होगा, आपका भार भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य, ऑप्शन वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, वस्तु का द्रव्यमान तो कभी भी शून्य नहीं होता, आपको पता है द्रव्यमान किसी भी जगह पे नहीं बदलता है, इसलिए द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो ग्रहों की गति, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है गैलीलियो। ठीक है, ऑप्शन डी है कोपरनिकस। ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर होता है केपलर। ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर जो आपका है वह 9 नंबर बोलता है सूची 1 और सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कट्टू के अनुसार सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। ए में है मैनोमीटर। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मैनोमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग क्या करते हैं, गैस के दाब, यानी कि ए को किस में मिलाया जाएगा, इस 2 में मिलाया जाएगा। ठीक है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई बी को 1 में मिलाया जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए क्रायोमीटर, डायोमीटर हम 2 को जानते हैं तो आंसर पकड़ सकते हैं। देखिए ए किस में मिलाए हैं, ए मिला है 2 में, तो A2 और B1, देखिए आपका पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, A2 B1 है। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है, वह देखिए बोलता है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। ठीक है, तो याद कीजिए आपको हम क्लास में पढ़ाए थे तरंगदैर्घ्य के बारे में। तो हमने क्या बनाया था, ऐसे 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 करके लास्ट में जाके ऐसे ऐसे बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इधर से तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है, आगे उधर चल के तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे ही हमने इसको याद किया था कि रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे, गन, नहीं लास्ट में यहाँ पर था गन का मतलब गामा। तो गामा यहाँ पे था, तो गामा का इसमें तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। इसके आगे इधर भी जो भी होगा
ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेडियो मिर्ची यानी कि रेडियो का मतलब होता है रेडियो, मिर्ची का मतलब माइक्रो, ठीक है, आई का मतलब इंफ्रारेड। तो इसमें इधर से इधर, इधर से इधर, इधर अधिकतम है, उधर जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसमें इंफ्रारेड आ गया, तो इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड, यानी कि बी नंबर इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, ठीक है। तो ध्वनि का जो पिच होता है, आयाम है ऑप्शन बी में आवृत्ति है, सी में तरंग दैर्ध्य है और डी में चाल है। तो पिच किस पर निर्भर करता है? पिच इसका आपका आवृत्ति पे निर्भर करता है। पिच किसका निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो आपको कमेंट में बताना है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, घरेलू विद्युत तार स्थापना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग मूलतः होता है। तो देखिए, आपको क्लास में पढ़ाया गया है कि घर में जब बिजली का बल्ब कोई भी चीज़ लगाता है, उसमें जो विद्युत का तार लगाते वह श्रेणी क्रम लगाते, समांतर क्रम लगाते। तो आपको याद होगा चाहिए, हमने पढ़ाया है, इसका आंसर क्या होता है? समांतर क्रम। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है श्रेणी क्रम प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कृपया कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? सवाल नंबर 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। ठीक है, तो आपको देखिए, डायनमो क्या होता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर तो ऐसा काम नहीं करता है। ठीक है, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मोटर, यानी डी में ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर आंकड़ा में, यानी कंप्यूटर के आंकड़ा में जो गलतियां होता है उसको क्या बोलते हैं? याद कर ले चुपचाप, इसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं? बग। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कंप्यूटर के जनक कौन है। ठीक है, कंप्यूटर के जनक कौन है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह है, ध्यान दीजिए, बोलता है, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट में कितना होता है? एक बाइट में कितना होता है? 8 बाइनरी अंक होता है। कितना होता है? 8 बाइनरी। आपको बता दें, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होता है बाइनरी अंक से चलता है। ठीक है, बाइनरी अंक का मतलब होता है उसमें एक 0 होता है, एक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 0 और 1 से ही सभी काम चलता है। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट में आप बताइएगा कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो स्मृति है वह क्या होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि मेमोरी कार्ड किसका बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, ठीक है, क्वेश्चन इतना, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का। अब देखिए, द्रव्यमान और भार दोनों शून्य। आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान तो कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है, तो द्रव्यमान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, पहला ऑप्शन ए में द्रव्यमान शून्य है, दूसरा सी में भी क्या है? द्रव्यमान शून्य है। सी में भी क्या बोला है? द्रव्यमान शून्य। और डी में क्या बोला? द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, भार कभी भी अपरिवर्तित नहीं रहता, जगह बदलने पे भार बदलते रहता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित और भार शून्य होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आपको बताना है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है और भार का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? गन मीटर। ठीक है, गन मीटर। तो गन मीटर, जैसे देखिए, गन मीटर मतलब जैसे आपने तांबा क्या देखे हैं, कॉपर में मिलाते हैं जस्ता, तब क्या बनता है? पीतल बनता है, ब्रास बनता है, BRASS, ब्रास, पीतल। ये क्या बनता है? ये बनता है पिताजी। क्या बनता है? पिताजी।
ठीक है। पीतल किसका बनता है? जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर मिलाते हैं क्या बनता है? पीतल। तो ऐसे ही जिंक और कॉपर तो होगा ही, ठीक है, जिंक और कॉपर तो होगा ही, साथ में हम लोग क्या मिला देंगे? साथ में इसमें क्या मिला देंगे? ठीक है, टीन मिला देंगे। साथ में क्या मिला देंगे? टीन मिला देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा? गन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन मेटल। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होते हैं हानिकारक पदार्थ है। तो देखिए, अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, अब बेंजील अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ते हैं अल्कोहल तो आपको कमेंट में बताना अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या है। आपको मैं बता देता हूँ, अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH, ठीक है। ऐसे मिथाइल क्या होता है? CH3। CH3 में OH लग गया, ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल बहुत खतरनाक होता है, अगर आदमी पी ले तो इसका क्या होता है? अंधापन होता है। तो मिथाइल अल्कोहल इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने दिया CH3OH, आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देना है। ओके, कमेंट में दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बोलता है भारी जल, ठीक है। तो आपको बता दें भारी जल किसको कहते हैं? D2O। D2O को भारी जल कहते हैं, ठीक है। D2O को भारी जल कहते हैं। अब D क्या है? D का मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का मतलब ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, H11, H12 और H क्या होता है? 13 होता है। तो प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये 2 वाला जो मिलाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है? हमारा ड्यूटेरियम होता है। ये वाटर होता है, हैवी वाटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भारी जल किसके रूप में काम करता है? तो मंदक के रूप में काम करता है। भारी जल किसके रूप में काम करता है? मंदक के रूप में। कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है वो कैसा होता है? संलयन होता है कि विखंडन अभिक्रिया होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वह क्या है? 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने लिखवाया था THDGOP, गोप, CHAN, ठीक है। तो दी गोपचंद। देखिए TH का मतलब क्या होता है? थॉमसन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का खोज करते हैं। गो मतलब होता है गोल्ड स्टीन, प्रोटॉन का खोज करते हैं। CHA चैडविक। चैडविक किसका करते हैं? तो चैडविक न्यूट्रॉन का खोज करते हैं, ठीक है। तो चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है वह है 21। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अणु चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अणु चुंबकीय है? ठीक है, प्राकृतिक अणु चुंबकीय। तो देखिए लोहा में तो चुंबक जैसा बात होता है, प्राकृतिक अणु चुंबकीय ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? 22 नंबर, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अति सुचालक है? ठीक है, देखिए यह भी करंट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया। बिजली का सबसे अच्छा चालक, बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। आपको कमेंट में बताना है
कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह किस प्रकार से होती है, यह आपको कमेंट में लिख के बताना। विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है आपको लिख के बताना है। ओके, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो विद्युत धारा हो गया। आई बराबर क्या होता है आपका, आई बराबर होता है Q/T। क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एमीटर बोलते हैं। धारा का जो मात्रक इकाई होता है एम्पियर होता है, मापने वाला यंत्र क्या होता है, एमीटर होता है। ओके, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4। आपको बताना है रक्त क्षारीय हुआ कि अम्लीय, आपको बता देते हैं। ठीक है, पीएच जो स्केल होता है उसमें क्या होता है, पीएच स्केल में क्या होता है, बीच में जो होता है आपका, बीच में जो होता है आपका, ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में आपका जो होता है, बीच में जो आपका होता है वह होता है 7। बीच में क्या होता है, 7। ठीक है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। और 7 से इधर जाते हैं तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से इधर जाते हैं तो क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे 7 को क्या बोलते हैं, 7 क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा 7.4, यानी कि सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला जो आपका सवाल है वह देखिए। देखिए, दूध निम्न का उदाहरण, क्वेश्चन क्या है, दूध निम्न का उदाहरण है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है, निम्न का उदाहरण है। दूध किसका है, दूध निम्न का उदाहरण ऐसा बोला गया है। तो दूध ऑप्शन क्या है, निलंबन, पायस, जेल और झाग। निलंबन, पायस, तो दूध किसका उदाहरण है, दूध आपका पायस का उदाहरण है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 25। देखिए क्वेश्चन 25 क्या है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन तो होता ही। ठीक है, फास्फोरस अभी आपने देखा NPK में होता ही है, तो इससे ही क्लोरीन भी उर्वरक में यूज होता है। बच गया क्या, हाइड्रोजन। क्या बच गया आपका, हाइड्रोजन भी होता है, सॉरी गलती, हाइड्रोजन भी होता है। आपका क्या होता है, क्लोरीन। इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्लोरीन किसी उर्वरक में नहीं होता, क्लोरीन किसी उर्वरक में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका क्या हुआ, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।